बोइंग 747 का एक विशाल प्लेन उड़ान के महज कुछ ही देर बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मानो किसी बड़े से पत्थर में 500 से भी अधिक लोगों को कैद करके हजारों फीट ऊपर आसमान से नीचे फेंक दिया गया हो। प्लेन के विंग कैबिन में इतनी भी हवा मौजूद नहीं थी कि पैसेंजर ठीक से सांस ले पाए, पर किसे पता था कि कुछ पल में वो सभी सांसें रुक जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या थी पूरी कहानी, आइए समझते हैं विस्तार से इस वीडियो में। 12 अगस्त 1985 को टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान एयरलाइंस 123 शाम के करीब 5 बजे सभी यात्री प्लेन में सवार होने लगे। बोइंग 747 काफी विशाल प्लेन था, इसलिए इसमें 524 लोग सफर कर रहे थे। शाम के 6 बजे तक प्लेन टेक ऑफ के लिए रेंज मिल गया। पुशबैक ट्रैक रनवे तक भी ले आया। इसके बाद पायलट टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान के करीब 12 मिनट बाद प्लेन में एक एक करके कई सारी मुश्किलें आने लगी। अचानक से एक तेज आवाज सुनाई दी, मानो कोई बम ब्लास्ट हो गया हो। नॉर्मली ऐसा ब्लास्ट इंजन फट जाने से हो जाता है, लेकिन पायलट ने देखा कि सारे इंजन्स अभी भी रनिंग कंडीशन में। तभी कैबिन में डिकम्प्रेशन अलार्म बजने लगा। डिकम्प्रेशन इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि प्लेन में कहीं होल हो गया है, जिससे प्लेन के अंदर की सारी हवा बाहर निकल रही होगी। पायलट को यह अंदाजा लग चुका था कि प्लेन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, पर उस मुसीबत को समझने और उसका निवारण करने का वक्त उनके पास नहीं था, क्योंकि ब्लास्ट के तुरंत बाद ही प्लेन अचानक से मुड़ गया और लाख कोशिशों के बावजूद भी पायलट प्लेन्स को वापस अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे। प्लेन का नॉच कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर आने लगता। किसी घायल पंछी की तरह प्लेन में बैठे 500 से भी अधिक लोगों की हालत गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि 30,000 से भी अधिक एल्टीट्यूड पर एयर प्रेशर सांस लेने लायक नहीं होती। ऐसे में प्लेन में होल हो जाने के कारण प्लेन में भरा सारा पृष्ठ राइट एयर बाहर निकल गया, जिससे पैसेंजर का दम घुटना शुरू होने लगा। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क भी मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही मिनटों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता था। उधर प्लेन को कंट्रोल करने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। अब लगने लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पायलट ने टोक्यो एटीसी को कॉल किया और कहा कि हम हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद किस्मत ही नहीं चाहती थी कि ये कोशिश कामयाब हो पाए। पायलट्स ने ऑटो पायलट को डिसेबल करके योग पर पूरा जोर लगा दिया ताकि अचानक से हो रहे प्लेन में डिसेंट को रोका जा सके, पर अफसोस ऐसा ना हो सका। प्लेन बस तेजी से नीचे की ओर आता गया और बस आता ही गया। प्लेन में बस थ्रस्ट लीवर को ही कंट्रोल किया जा सकता था। टोक्यो एटीसी बस ये कहता रहा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस और एक विशाल पर्वत है और आपके प्लेन की ऊंचाई उतनी नहीं है कि उस पर्वत के ऊपर से उड़ान भर सके। पर लाचार पायलट्स आखिर करते भी तो क्या करते। उन्होंने बस इतना ही कहा कि प्लेन का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुका है, अब इस प्लेन को कोई रोक नहीं सकता। प्लेन में ब्लास्ट हुए करीब 20 मिनट से भी अधिक समय गुजर चुका था। उसी शहर में एक फोटोग्राफर इस प्लेन की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था। 6:56 पर करीब 390 माइल्स पर आवर की स्पीड से गिरता हुआ ये प्लेन सीधे एक पर्वत से जा टकराया। ऐसा लगा मानो धरती हिल गई हो। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल उसमें बैठे लोगों के लिए चिता बन चुका था। धमाके के साथ ही प्लेन आग की लपेटों में घिर गया। जो लोग प्लेन की टक्कर को झेल पाए, उन्हें अब आग की लपटों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, और जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई। यूएस एयरफोर्स ने उस वक्त याकोटा एयरवेज में अपना कैंप बनाया हुआ था, जो कि घटना स्थल से महज कुछ ही दूरी पर था। टोक्यो एटीसी के साथ साथ यूएस मिलिट्री भी इस प्लेन को मॉनिटर कर रही थी, और यूएस एयरफोर्स ने घटना के तुरंत ही बाद एक हेलीकॉप्टर को घटना स्थल पर भेज दिया। इसके बाद ही रेस्क्यू टीम को भेजने की भी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया, ये कहकर कि यहाँ हादसा टोक्यो जापान में हुआ है, इसलिए यूएस एयरफोर्स इस काम में दखलंदाजी ना करे। हादसे के 20 मिनट बाद जापानीज रेस्क्यू टीम इस बात से अनजान थी कि आखिर हादसे की लोकेशन कहां पर है। फाइनली टोक्यो रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को घटना स्थल पर भेजा, पर हेलीकॉप्टर को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पर वो लैंडिंग कर पाते, इसलिए उन्होंने बस ऊपर से ही जायजा ले लिया। फाइनली वो बिना लैंडिंग किए वापस आ गए और ये कह दिया गया कि इस घटना में सारे लोग मारे गए। 524 लोगों में से अब वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है, इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाए जब तक कि सुबह ना हो जाए। पर असल सच्चाई तो किसी ने देखी ही नहीं। वहां दर्जनों लोग घायल अवस्था में थे। प्लेन की टक्कर के बाद जो टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जिसमें आग नहीं लगी थी, वहां बैठे लोग अब भी जिंदा पर लाचार थे, बस एक उम्मीद में कि कोई आएगा और उनकी जान बचाएगा। एक हेलीकॉप्टर आया भी, पर उसने हमें देखा भी नहीं। हम चिल्लाते रहे, हम यहाँ पर हैं, हमें बचा लो, पर ये जंगल, ये रात के अंधेरे का शोर, हेलीकॉप्टर की आवाजें हर घायल पैसेंजर की आवाजों को दबा रहे थे। और फिर वो हेलीकॉप्टर भी चला गया जो आया था उन्हें बचाने के लिए। आखिरी सांस के साथ साथ आखिरी उम्मीदें भी टूट चुकी थी। शायद ही घायल अवस्था में कोई पूरी रात खुद को जिंदा बचा पाता। इतनी लापरवाही, इतनी दर्दनाक मौत हुई होगी, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। रात गुजरी, सुबह को सूरज निकला, तब जाकर रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि कुछ
लोग तब भी आखिरी सांसें गिन रहे थे, पर अफसोस 524 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को ही बचाया जा सका। डॉक्टर्स की माने तो दर्जनों लोगों की डेड बॉडी ऐसी थी जिनकी मौत महज कुछ ही घंटों पहले हुई थी। यानी कि रेस्क्यू टीम अगर रात को ही घटना स्थल पर पहुंच जाती तो शायद कुछ और सांसें, कुछ और धड़कनें धड़क रही होती, दर्जनों लोग आज जिंदा होते। पर अफसोस ऐसा हो ना सका। पहले तो यूएस एयरफोर्स वालों को रोका गया, ये कहकर कि वो दूसरी कंट्री के हैं, इसलिए आप इसमें दखलंदाजी ना करें, और खुद इतनी लापरवाही से काम किया कि आगे अब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। ये घटना जितना दर्दनाक थी उतनी ही कंफ्यूजन से भरी हुई भी थी, और इसे सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम जुट गई। आखिर एक आधुनिक प्लेन कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और अगर ऐसा एक प्लेन के साथ हो सकता है तो और भी सैकड़ों बोइंग 747 आसमान में उड़ रहे हैं, क्या ये मुसीबत उनके साथ भी हो सकती है? वेल, इन सारे सवालों का जवाब एक ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था, जिसे डिकोड करने के लिए भेजा गया था। कॉपी वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद ये पता चला कि उड़ान के 12 मिनट बाद एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 धमाके हुए। पर कैसे दोस्तों हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन के कैबिन को प्लेस क्रैश किया जाता है? अगर प्लेन में किसी स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से होल हो जाए तो सिर्फ एक ही धमाका होना चाहिए, क्योंकि सारा प्रेशराइज्ड एयर तो बाहर निकल जाता है। दूसरे धमाके के लिए किसी बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, किसी बैलून को फोड़ने के बाद सारी प्रेशराइज्ड गैस बाहर निकल जाती है। इसके बाद बैलून दोबारा से नहीं फूटेगा। पहले धमाके के साथ ही रैपिड डीकंप्रेशर के साथ हुआ। इसका मतलब साफ था कि प्लेन का कोई दूसरा हिस्सा टूट गया होगा, पर दूसरा धमाका किस वजह से हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? इस सवाल का पता लगाने के लिए प्लेन के हर एक मलबे को जांचना जरूरी हो गया। उधर एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि प्लेन के टेल का हाइड्रोलिक सिस्टम जाम हो चुका था। वर्टिकल स्टेबलाइजर ने भी काम करना बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं ये सारे सबूत इस ओर इशारा कर रहे थे कि धमाका प्लेन के टेल में ही हुआ था। क्या ये इंस्ट्रक्शनल फेलियर की वजह से हुआ था, या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से? प्लेन के टेल सेक्शन को बारीकी से जांच करने के बाद बॉम्ब का कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन प्लेन के टेल का एक बड़ा हिस्सा मिसिंग था, जिसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बहुत ही बड़ा क्लू मिला। टेल को जोड़ने वाली प्लेट्स में गड़बड़ी थी। दोनों प्लेन का अगला हिस्सा पूरी तरह से सील्ड होता है, जबकि बात करें प्लेन के पिछले हिस्से की तो पीछे के कुछ हिस्से को प्रेस्टिसाइड नहीं किया जाता, इसलिए बीच के भाग को एयर टाइट किया जाता है। प्रेशर बल्कहेड वाइड सर्कुलर पैटर्न का बना होता है, और इसे सील करने के लिए 3 प्लेट्स को कुछ इस प्रकार से कंबाइन किया जाता है कि फर्स्ट प्लेट सेकंड से जुड़ा होता है और सेकंड प्लेट फर्स्ट लास्ट तीनों के साथ भी जुड़ा होता है। इस पिक्चर को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि ये सील को रूल के अनुसार जोड़ा नहीं गया था और इसे कुछ इस तरह से कंबाइन किया गया था। तुरंत ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया गया और वहां से पता चला कि कुछ दिनों पहले ही प्लेन के इस भाग को सील किया गया था, लेकिन गलत तरीके से, यानी कि इसके स्ट्रक्चर मैट में बहुत बड़ी खामी थी, जिसकी वजह से हर एक फ्लाइट के बाद इसका ढांचा कमजोर होता गया और फिर एक दिन एक धमाके के साथ इसका जॉइंट उखड़ गया होगा। चलो एक बात तो समझ में आ गई कि पहला धमाका इस वजह से हुआ था, पर दूसरे धमाके के पीछे का राज क्या था? कैसे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? दोस्तों, प्लेन के टेल का एक बड़ा हिस्सा मिसिंग था। इन्वेस्टिगेशन टीम को यह लगने लगा कि जब पहले धमाके के साथ प्लेन में होल हुआ, उस होल से प्रेशराइज्ड एयर निकलकर सीधे प्लेन के टेल को स्ट्राइक किया, जिससे प्लेन का टेल भी टूटकर अलग हो गया और शायद इसलिए प्लेन का टेल मिसिंग था और प्लेन में दूसरा धमाका इस टेल के टूटने के कारण हुआ होगा। इस बात को साबित करने के लिए एक सबूत भी बचा हुआ था। सबूत वो पिक्चर जो फोटोग्राफर ने लिया था क्रैश होने से कुछ देर पहले। इस फोटोग्राफ में साफ साफ ये दिख रहा था कि प्लेन का टेल मिसिंग था। तो आइए चलते हैं फिर से उड़ान के 12 मिनट बाद। बल्कहेड में कमजोरी आने के कारण उसके जोड़ों में दरार हो गई और यहीं पर हुआ पहला धमाका। इस होल से होते हुए एयर तेजी से बाहर निकलने लगी और ये सीधे प्लेन के टेल को डैमेज कर गई। यहीं पर हुआ दूसरा धमाका। इस धमाके ने प्लेन को हाइड्रोलिक सिस्टम को भी डैमेज कर दिया, जो प्लेन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए दोनों धमाके के साथ साथ प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन धीरे धीरे नीचे आता गया। तभी एक फोटोग्राफर ने एक पिक्चर क्लिक कर ली। क्रैश होने के महज कुछ ही देर पहले ये प्लेन किसी घायल पंछी की तरह सीधे जंगल में जाकर क्रैश हो गया। 520 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 4 लोगों को ही बचाया जा सका। खराब मेंटेनेंस, हाइड्रोलिक फेलियर और रेस्क्यू टीम की लापरवाही की वजह से 520 लोगों की जानें चली गई। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।